आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये चैप्टर हमारा जितना आपको आसान दिख रहा है उतना आसान तो ये पहली बात है, इसमें कोई बड़ा शक नहीं है। दूसरी बात, ये चैप्टर ना बहुत आसान के साथ साथ बहुत छोटा भी है आपका। यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझते चलिएगा। चैप्टर बहुत ही आसान है, पहला बात। दूसरा बात, चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है और आपके साइंस, चूंकि आपका साइंस है क्लास 8 का और ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने सीरीज वाइज चैप्टर 8 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर ये हमारा 9 आज शुरू होने वाला है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी कि चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखने वाले क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एनिमल के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। मतलब ये हो गया कि एनिमल के अंदर एनिमल अपने बच्चे को जन्म किस प्रकार से देते हैं वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब एनिमल में हमेशा हम लोग जानवर का बात नहीं करेंगे, बल्कि एनिमल में हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी बात करेंगे इसमें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का भी बात करेंगे कि आखिर ह्यूमन बीइंग अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो अपने बच्चे को जन्म कैसे देते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी कहा यह जा सकता है कि इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ये जानो कि आखिर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म from the existing organisms of the same species is known as reproduction। मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पहले से है, जब वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे दे, एक नए ऑर्गेनिज्म का वो प्रोडक्शन कर दे, वही हमारा कहलाएगा रिप्रोडक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि एक गाय है, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को जो जन्म दिया गाय ने, वो किसके जैसा दिखेगा? गाय के जैसा ही दिखेगा। हाँ, वो अलग चीज है कि हाँ जो गाय का बच्चा जो पैदा हुआ वो मेल है कि फीमेल है, वो अलग चीज है, लेकिन दिखेगा तो गाय का जैसा ही, सेम स्पीसीज हुआ ना। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जो हमारे पास पहले से ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे दे, वही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। ये एनिमल में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, प्लांट में भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, इंसेक्ट में भी होता है, रेप्टाइल में भी होता है, हर जगह हमारा ये चीज होता है। तो यदि चलते फिरते कोई आपसे पूछे कि बताइए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो बताइएगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पहले से है, जैसे हमारे पास गाय पहले से है, गाय हमारे पास काऊ पहले से है, यदि वो अपने बच्चे को जन्म दिया, यानी कि वो जो बच्चे को जन्म दिया वो भी किसके जैसा दिखेगा? गाय के जैसा ही दिखेगा, वही हमारा कहलाएगा रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेम स्पीसीज का मतलब है कि वो उसी के जैसा दिखना चाहिए। अच्छा, जैसे ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो वो किसके जैसा दिखने में लगता है? पुरुष के जैसा। हाँ, वो अलग बात है कि चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो अलग चीज है, लेकिन बच्चा जो जन्म लेता है वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही होता है ना। तो ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब है कि सेम स्पीसीज जब आपका जब आपका बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आप ही के जैसे दिखेगा, यही हमारा कहलाता है सेम स्पीसीज का मतलब। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का मतलब। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यदि आपसे पूछे तो ये बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। अच्छा, रिप्रोडक्शन के बारे में ना, क्या रिप्रोडक्शन को दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन जो है ना बेसिकली क्रिएशन है न्यू लिविंग थिंग्स का। यानी कि रिप्रोडक्शन के कारण ही हमारा नया लिविंग थिंग्स हमारे पास, यानी कि हमारे सामने आ पाता है। और वो किसके वजह से आ पाता है? एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स के वजह से। कि जो पहले से है वो अपने बच्चों को जन्म देता है, तो हमारे पास लिविंग थिंग्स का क्रिएशन होता है। जैसे क्या हमेशा, जैसे आज हमारा भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, क्या ये हमेशा से 140 करोड़ रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, पहले बहुत कम रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया,
लगातार दिया, बहुत सारे महिलाएं हैं हमारे भारत में, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो नए लिविंग थिंग्स का हमारे सामने क्रिएशन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स अपने दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म देता है, वही हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। आगे, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, यदि आपसे कोई एक बेसिक सवाल पूछ ले कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देना क्यों जरूरी है, यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? रिप्रोडक्शन मतलब अपने बच्चों को जन्म देना जरूरी इसलिए है ताकि उसका जनरेशन क्या होता रहे, आगे बढ़ता रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे डायनासोर, हम लोग क्या मानते हैं, मानना नहीं है बल्कि हकीकत भी है कि डायनासोर आज पूरी दुनिया से गायब हो चुका है। आपको पता है, हमको भी पता है कि डायनासोर आज पूरी तरीके से गायब हो चुका है। डायनासोर के गायब होने के पीछे ना बहुत सारे लोग रीजन ये भी बताते हैं कि वोल्केनो फटा, यानी कि ज्वालामुखी फटा और उसके ऊपर ज्वालामुखी गिरा तो वो सारे मर गए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि धरती फटा और धरती फटने के वजह से नीचे डायनासोर चला गया, वो गायब हो गया पूरा। लेकिन आप एक बात बताइए आप, क्या डायनासोर एक ही जगह पर थे क्या? हर जगह पर थे। जैसे आज हमारे पास अलग अलग प्रकार के एनिमल है तो हर जगह पर है कि नहीं? जैसे लायन इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह पर है। उसी प्रकार से डायनासोर भी हमारे पास हर जगह थे, हर जगह थे। तो क्या हर जगह पर एक ही समय में ज्वालामुखी फटा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या हर जगह पर एक ही समय पर धरती फटा होगा, यानी कि अर्थक्वेक आया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज हमारे पास डायनासोर नहीं है, इसके सबसे बड़ा रीजन, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया ही नहीं, यानी कि उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं होगा बाद में। इसीलिए उसका स्पीसीज यानी कि डायनासोर आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। क्या बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है ताकि कोई भी स्पीसीज का जो जनरेशन है, यानी कि कोई भी प्रजाति का जो जनरेशन है वो आगे बढ़ता रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन हमारे पास जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए पूरी दुनिया की महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर दे। एग्जाम्पल बस समझिए आप, पूरी दुनिया की महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर दे, क्या आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद आपको पृथ्वी पर एक भी ह्यूमन बीइंग दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जनरेशन हमारा क्या होता रहे, आगे बढ़ता रहे। जैसे अभी इंडिया से क्या हो रहा है ना, इंडिया से अभी टाइगर बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, यानी कि टाइगर का संख्या जो इंडिया में है वो लगातार खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि टाइगर अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया, यदि वो अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाया, तो कुछ सालों के बाद आपको एक भी टाइगर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। सही बात है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि वो अपना जनरेशन आगे कंटिन्यू कर सके, अपना जनरेशन वो आगे बढ़ा सके। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आपने देख लिया और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है आपने ये भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि किस किस मेथड से, यानी किस किस तौर तरीके से आप अपने बच्चों को जन्म दे सकते हो। देखते हैं कौन सा है। देयर आर टू मेन मोड्स। मोड्स का मतलब सिंपल सा मेथड। तो हमारे पास बेसिकली दो ऐसे मेथड हैं ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपने बच्चों को जन्म देने का दो तरीका है। पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन क्या बताइए आपको यहाँ तक में कोई डाउट है? तो सिंपल से आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि रिप्रोडक्शन का हमारे पास दो तरीका है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक का नाम होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वाले क्लास में आपने एक टर्म पढ़ा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि रिप्रोडक्शन यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का हमारे पास दो मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो हमारे पास है।
इनमें से हम लोग पहला वाला डिस्कस करेंगे आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इसका डेफिनेशन कहता है द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स में हमारे यहाँ पे कौन हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स मेल और फीमेल बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे गैमेट, देखो कई बार ना आपके बुक में सेक्स सेल को गैमेट भी कहा जाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये हो गया कि जब एक मेल और एक फीमेल दोनों मिल के अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यही हमारा कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्स सेल। हालांकि आपको आगे मिलेगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे जान लीजिए कि मेल में सेक्स सेल होता है स्पर्म, और फीमेल में सेक्स सेल होता है ओवम, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये चीज आगे मिल जाएगा। मतलब कि मेल का स्पर्म कहलाएगा सेक्स सेल, और फीमेल में ओवम या फिर आप एग भी कहते हैं। तो ये हो गया मेल का सेक्स सेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है जब एक मेल और फीमेल दोनों मिल के अपने एक नए बच्चों को जन्म देते हैं अपने सेक्स सेल के मदद से, यानी कि स्पर्म और एग के मदद से, तो वही हमारा कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है। हालांकि जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन असेक्सुअल जब हम लोग पढ़ेंगे ना, आप वहां पे देखेंगे कि एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा, यानी कि एक ही पेरेंट से बच्चे का जन्म हो जाएगा। असेक्सुअल में ये चीज होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। और इसमें दो पेरेंट्स कौन कौन होने चाहिए, एक मेल तो एक फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The two parents which are involved in sexual reproduction are called male and female। तो वही बात है जो हमने कहा अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो होंगे हमारे एक मेल और एक हमारे फीमेल। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 3 पॉइंट में बेसिक जानकारी आपको जो होना चाहिए था। चलिए अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या है। मतलब ये हो गया कि मेल का ऐसा कौन कौन सा बॉडी का हिस्सा है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिनका रिप्रोडक्शन में अहम रोल होता है। पहले मेल का देखेंगे, फिर बाद में हम लोग फीमेल का देखेंगे। चले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप डायग्राम भी देखते रहिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जिसके पास है तो और बेहतर है, लेकिन आपके पास यदि कोई दूसरा भी बुक है तो वो भी आप देखिए, क्योंकि सभी में डायग्राम लगभग, डायग्राम थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब कि डायग्राम का जो कलर वलर है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो बॉडी पार्ट है वो सभी में सेम होगा। ठीक है, देखिए डायग्राम देखते चलिएगा आप लोग साथ साथ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहा गया है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो टेस्टिस होंगे आपके पास। ठीक है, सिंगुलर में हम लोग इसको कहते हैं टेस्टिस। देखिए प्लूरल में टेस्टिस, TES टेस्टिस, और सिंगुलर में टेस्टिस, TESTIS। हालांकि दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोनों का स्पेलिंग में फर्क है थोड़ा। ठीक है, तो मेल के पास दो टेस्टिस होते हैं, दो स्पर्म डक्ट होते हैं एंड अ पेनिस, और एक पेनिस होता है। स्पर्म डक्ट का सिंपल सा मतलब ये हो गया, आपके बुक में डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म निकलने का जो रास्ता है ना, मतलब कि चूंकि हमारे पास दो टेस्टिस है, समझिए बहुत ध्यान से, चूंकि हमारे पास दो टेस्टिस है तो दोनों टेस्टिस में स्पर्म बनता है, तो आपके पास स्पर्म निकलने का रास्ता कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। लेकिन बाद में जाके दोनों एक जगह पे मिल जाता है, दोनों एक कॉमन पैसेज हमारा बन जाता है। ये आपका डायग्राम में दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, यानी कि सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा मेल सेक्स सेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। सिंपली आप याद रखिएगा कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है हमारा स्पर्म। आगे बढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अब ये जो हमारा स्पर्म होता है ना,
ये होता तो एक्चुअली लिक्विड ही है, लेकिन इसका यदि आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखना हो ना तो आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक टेल के जैसा होता है। टेल मतलब थोड़ा सा आगे में नुकीला होगा और पीछे उसका एक पूंछ होगा, इस प्रकार का। तो हमारा जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो मिलियंस में होते हैं। मिलियंस मतलब लाखों लाख में होते हैं, वो एक दो नहीं, लाखों लाख होते हैं। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन स्पर्म जो है वो बहुत ही साइज में छोटा होता है। देखिए स्पर्म एक्चुअली में देखने में ना लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा मेन स्पर्म है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोप से आप उसको देख पाओगे। उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो टेल के जैसा होता है, पूंछ के जैसा। वो आप एक्चुअली उसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे। ये हम लोगों को अपने खुले आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे कि हाँ आखिर स्पर्म का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आप नहीं देख पाओगे। सिंपली हम लोग देखते हैं क्या है, लिक्विड टाइप, लेकिन वो एक्चुअली में लिक्विड है तो वो सही बात है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका टेल के जैसा होता है, जो कि आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज लैब में होता है। खैर आगे, स्पर्म बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। ईच स्पर्म हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। और हर स्पर्म के पास एक हेड होगा, यानी कि उसके आगे का हिस्सा होगा पहला, फिर मिडिल पीस होगा यानी कि बीच वाला हिस्सा होगा, और लास्ट में उसका एक पूंछ होगा यानी कि टेल होगा। ये हर स्पर्म में कॉमन है, और मिलियंस ऑफ स्पर्म इस प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अच्छा एक पॉइंट और इसमें लिखा गया है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। और हर स्पर्म जो है ना एक सिंगल सेल है, यानी कि मिलियंस स्पर्म है यदि तो कितने सेल हो गए, सेल हो गए, मिलियंस सेल हो गए। ठीक है, तो हर स्पर्म अपने आप में एक सिंगल सेल है। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि फीमेल के पास भी दो ओवरीज होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, आपके पास डायग्राम में दिख रहा होगा। अच्छा ओवरीज को सिंगुलर में हम लोग कहते हैं ओवरी, याद रखिएगा, प्लूरल ओवरीज और सिंगुलर ओवरी। आगे ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं हम लोग। एंड द यूटरस, और इसके पास होगा एक यूटरस। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, पहला ओवरीज, दूसरा ओविडक्ट जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और तीसरा यूटरस। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। The ovary produces female gametes, फीमेल गैमेट्स का मतलब फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड एग्स, एग्स, और इसको प्लूरल हम लोग कहते हैं ओवा, और सिंगुलर में कहते हैं हम लोग इसको ओवम। याद रखिएगा, मतलब कि ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करता है एग्स, जो कि एग्स किसका सेक्स सेल है, फीमेल का है। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। ओवरी प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट्स। अच्छा गैमेट्स का मतलब सिंपल सा सेक्स सेल्स, यानी कि एग्स प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा, ओवरीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है अगला, और अच्छा एक बात और, एग्स को ना हम लोग ओवम भी कहते हैं, यानी कि सिंगुलर में ओवम और प्लूरल में ओवा। तो यदि आपको ओवा और ओवम कहने का मन नहीं कर रहा है तो सिंपली आप एग्स कह देना। आप सिंपली ये कह देना कि ओवरी जो है ना वो प्रोड्यूस करता है एग्स, सिंपल सी बात, जो कि सेक्स सेल होता है फीमेल में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेल में सेक्स सेल का नाम है स्पर्म, और फीमेल में सेक्स सेल का नाम है एग। ठीक है आगे, उसके बाद अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यानी कि एक सिंगल मैच्योर्ड एग, मैच्योर्ड एग का मतलब पूरी तरीके से एकदम मैच्योर एग, पूरी तरीके से मतलब हर गुण से भरा हुआ वो एग होगा, जो हर महीने, चूंकि हमारे महिलाओं के पास कितना ओवरी, दो ओवरी होता है, तो किसी भी दो ओवरी में से एक, मतलब किसी भी दो ओवरी में से किसी एक ओवरी से हर महीने एक वन एग प्रोड्यूस होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि हर महीने किस दोनों में से किसी भी ओवरी से वन एग हर महीने प्रोड्यूस होगा, यानी कि रिलीज होगा। महिलाओं में चीज होता है। ठीक है आगे, यूटरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और यूटरस महिलाओं का ऑर्गन का, यानी कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूटरस वो पार्ट है जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जहां पे बच्चे का जन्म, बेसिकली बेबी वहां पे ग्रो कर रहा होता है। अच्छा हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली कि बेबी ना पेट में पल रहा है, क्या पेट में पल रहा है वो, नहीं बिल्कुल नहीं,
एक्चुअली वो बेबी कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी का यूटेरस में हो रहा है। याद रखिएगा इस बात को। पेट मतलब स्टमक, सिंपल सा। तो क्या बेबी का डेवलपमेंट स्टमक में होता है क्या? नहीं, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा फिर? महिलाओं के यूटेरस में होगा। नहीं, यदि बच्चे का साइज जब फीमेल जब 9 महीने की हो जाती है, जब अपने बच्चे को अपने कोख में रखती है, तो एक्चुअली में हमको उसका साइज बड़ा देखने को लगता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि भाई उसके पेट के अंदर बच्चा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसका यूटेरस एक्सपेंड करता है, यानी कि बच्चा अभी भी किस में है? यूटेरस में ही है, यानी कि उसका यूटेरस बेसिकली एक्सपैंड कर जाता है महिलाओं का। तो कभी ये नहीं समझना है कि पेट में बेबी पल रहा है, नहीं, पेट में नहीं बल्कि यूटेरस में। ओके, आगे याद रखते हैं। उसके बाद एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, एग भी हमारा सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, आगे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ये वाला भी। उसके बाद है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। क्या उसमें डाउट किसी को? बड़ा सिंपल था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आज का क्लास का टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्चुअल टर्म है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कहा गया है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग। देखिए, अब यहां से आपको यह मालूम चल चुका है कि मेल के अंदर सेक्स सेल होता है स्पर्म, यानी कि मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग। ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट तभी शुरू होगा महिलाओं के यूट्रस में जब एक स्पर्म एक एग से जाके क्या करेगा, मिलेगा। मिलने का मतलब यहाँ पे हम लोग साइंस में वर्ड यूज करते हैं फ्यूज, यानी कि फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ये हो गया कि स्पर्म जाके टकराएगा किससे? एग से। तभी हमारे बेबी का जो डेवलपमेंट है, यानी कि बेबी का जो ग्रोथ है मदर के यूटरस में चालू होता है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बेबी ग्रो करना तब शुरू करेगा जब हमारा एक स्पर्म और एक एग दोनों आपस में मिल जाएगा, दोनों आपस में फ्यूज कर लेगा एक दूसरे को। फ्यूज करने का सिंपल सा मतलब है दोनों आपस में टकरा जाएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला स्टेप रिप्रोडक्शन का क्या हुआ हमारा? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब स्पर्म का एग से मिलना। जब तक स्पर्म एग से नहीं मिलेगा, जब तक दोनों आपस में नहीं टकराएगा, तब तक क्या बेबी का डेवलपमेंट संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फ्यूजन जो है हमारा रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप कहलाता है, यानी कि स्पर्म का एग से मिलना हमारा सबसे पहला स्टेप है। आगे, व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। यानी कि अब आपको पता है कि स्पर्म तो हमारे पास मिलियंस में होते हैं, तो जब हमारे मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म एग से जाकर मिलते हैं, तो कोई एक स्पर्म ही एग के अंदर जाएगा, मतलब उसको छेद करते हुए एक स्पर्म एग के अंदर इंटर कर जाता है। इंटर करने का मतलब हो गया कि दोनों आपस में फ्यूज कर गया, मतलब दोनों आपस में मिल गया। देखिए, ह्यूमन यानी कि मेल प्रोड्यूस तो करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म, लेकिन यहाँ पे ना मिलियंस ऑफ स्पर्म का कोई जरूरत नहीं है। स्पर्म में भी यहाँ पर रेस होता है। रेस का मतलब हो गया कि जो सबसे पहले एग के अंदर एंटर कर गया वो जीत जाएगा और वहां पे बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि स्पर्म जब तक कांटेक्ट एग के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक बेबी का डेवलपमेंट चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पर्म किसके कांटेक्ट में आना चाहिए? एग के कांटेक्ट में आना चाहिए, तब जाकर वो एक स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म नहीं, उसमें से कोई एक स्पर्म एग के अंदर जाएगा, दोनों आपस में मिल गया, पूरी तरीके से टकरा गए, दोनों आपस में टकरा गया, तब जाकर वहां पे बेबी का डेवलपमेंट चालू होगा। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे प्रोसेस, उसको भी देख लीजिए। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो यदि आपसे कोई पूछे चलते फिरते कि बताओ फर्टिलाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है एग का स्पर्म से मिलना या फिर स्पर्म का एग से मिलना। देखो, एग स्पर्म से मिले या फिर स्पर्म एग से मिले, बात तो सेम ही है, आखिरकार दोनों का आपस में मिलना ही है। तो जब हमारा स्पर्म एग से मिल जाता है, दोनों आपस में टकरा जाता है, वही हमारा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो?
द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल, यानी कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ जाके आपस में मिल जाएगा, दोनों आपस में, यही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। आगे बोलो बोलो, कहाँ पे? यूटरस, यूटरस। हाँ देखो, स्पर्म आपको पता है कि मेल के बॉडी में होता है, ठीक है। बेबी का डेवलपमेंट आखिर होता कहाँ पे है? महिलाओं के अंदर। और बेबी का डेवलपमेंट महिलाओं के अंदर में भी यूटरस में होता है। किसमें होगा? यूटरस में होगा। इसके लिए जरूरी है कि स्पर्म कहाँ पे जाए? यूटरस में जाए, और वो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब हो गया कि जब मेल और फीमेल अपने मन से संबंध बनाते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स वो लोग करते हैं रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए, तभी जाके हमारा स्पर्म एग से जाकर आपस में टकराएगा, वो भी यूटरस में, तब जाकर हमारा बेबी का डेवलपमेंट चालू होगा हमारा। और कोई डाउट? चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब एग और स्पर्म दोनों आपस में मिल जाता है, तो दोनों का न्यूक्लियस टकरा के एक सिंगल न्यूक्लियस हमारा बनता है। मतलब स्पर्म और एग दोनों आपस में टकराया, टकराने की वजह से हमारा एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। आगे, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। और वो जो एक सिंगल न्यूक्लियस हमारा बना है स्पर्म और एग के टकराने के वजह से, वही सिंगल न्यूक्लियस आगे चल के रूप ले लेगा जाइगोट का। अब सवाल है कि सर ये जाइगोट क्या होता है? जाइगोट ना सबसे इनिशियल स्टेज है बेबी का। मतलब जब हमारा बच्चा 9 महीने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके पहले ना इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जाइगोट का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि बच्चा अभी अपने इनिशियल स्टेज में है, मतलब कि अपने शुरुआती दौर पे है। बेबी अभी जो है ना शुरुआती दौर पे है, मतलब ये हो गया कि अभी यहाँ से बेबी का डेवलपमेंट चालू ही हुआ है। तो वो जो सबसे इनिशियल स्टेज है बेबी का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ठीक है, आगे, जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि जाइगोट का मतलब हो गया कि यहां से एक नया जो बेबी होगा हमारा, वो बनना चालू हो चुका है। तो बताइए बेबी का सबसे इनिशियल स्टेज कौन सा हुआ? जाइगोट। यानी कि जाइगोट से हमारा बनेगा फिर नया आगे बेबी। लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस है थोड़ा सा, और वो भी समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये हो गया कि फर्टिलाइजेशन में हमारा बेसिकली मदर का एग और फादर का स्पर्म आपस में मिलता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम फीचर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब जरा खुद सोचिए आप, जाइगोट का फॉर्मेशन यानी कि बेबी का जो इनिशियल स्टेज है वो हमारा जाइगोट है, वो कब बना? तब बना ना जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में मिला। मतलब जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराता है, तो एक नया जो न्यूक्लियस बना, और न्यूक्लियस किसका रूप ले लेता है बाद में? जाइगोट का। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि दोनों का गुण उस जाइगोट में है। किसका गुण? मदर और फादर दोनों का गुण है, मतलब कि दोनों का लक्षण उसमें है। लेकिन क्या जब बच्चा पैदा होता है तो क्या दोनों का लक्षण लेकर पैदा होता है? नहीं, दोनों में से किसी एक का लक्षण लेकर पैदा होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा मम्मी के जैसा दिख रहा है, बच्चा पापा के जैसा दिख रहा है, लेकिन दिखता तो किसी एक की तरह ही है ना वो। इसका मतलब हो गया कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराया, तब जाके हमारा जाइगोट बना। यानी कि टकराने की वजह से पहले न्यूक्लियस हमारा एक अलग बना। फिर से समझिए इसको, बहुत सिंपल। फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराना, ये हमारा फर्टिलाइजेशन कहला गया। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराता है ना, तो एक नया न्यूक्लियस हमारा बनता है। सिंपल समझो, एक नया सेल हमारा बनता है, और वो न्यूक्लियस हमारा बेसिकली सेल ही भी आप कह सकते हो, वो रूप लेता है जाइगोट का। मतलब वहां से जाइगोट से हमारा बेबी का डेवलपमेंट चालू हो चुका है। तो उस जाइगोट में बेसिकली किसका गुण आया? मदर फादर दोनों का गुण आया। लेकिन वो जाइगोट किसी एक के गुण को ही अपने पास रखता है, एक के गुण को वो हटा देता है। इसीलिए जब वो जाइगोट बड़ा होकर बेबी का रूप लेता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो हम लोग कहते हैं ना पापा पे गया, मम्मी पे गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था उनमें, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। वही बात इसमें लिखा गया था कि सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो जो बच्चा हमारा नया पैदा होगा, जो नया बच्चा जन्म लेगा, उसमें मदर और फादर, अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता है कि मदर फादर दोनों का गुण हो जाता है उसमें, थोड़ा बहुत,
मतलब कुछ गुण उसमें मदर का भी दिखेगा और कुछ गुण उसमें फादर का भी दिखेगा। ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो है ना, हालांकि दोनों का गुण आपको उसमें दिख जाता है, आप गौर करोगे तो आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ लक्षण सेम हो जाता है मदर फादर दोनों का। लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं ना, या तो बच्चा माँ पे गया हुआ होता है या तो अपने फादर पे गया होता है, अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन आप ध्यान से गौर करोगे अपने ही बॉडी में, आप गौर करो कि मेरा कौन सा बॉडी का हिस्सा मेरे फादर से मिलता है, मेरे मदर से मिलता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी समझिए आप। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब अंदर में, इंटरनल मतलब अंदर में। तो महिलाओं के यूटरस में हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग कहां पे आपस में मिलता है, महिलाओं के बॉडी के अंदर, यानी कि अंदर बॉडी के अंदर, तो वही हमारा कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। महिलाओं के अंदर इसलिए क्योंकि नेचर हमारा जो बॉडी है ना, मेल का बॉडी इस प्रकार का नहीं है। मतलब आप चाहोगे कि मेल भी अपने बच्चों को जन्म दे पाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी इस प्रकार का डिजाइन ही नहीं किया गया है। महिलाओं को बेसिकली नेचर के द्वारा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ह्यूमन बींग में महिलाएं ही केवल अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। ये मेल में संभव नहीं है, महिलाओं में ही केवल ये चीज है। आपने कभी सुना है कि मेल ने किसी बच्चे को जन्म दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर लिविंग बींग में, हर लिविंग थिंग्स में महिलाएं ही अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकते। उस प्रकार का हमारा बॉडी का डिजाइन ही नहीं किया गया है। यदि नेचर के द्वारा किया जाता तो ऑब्वियस बात है मेल भी अपने बच्चों को जन्म देते, लेकिन वैसा हमारा बॉडी का डिजाइन ही नहीं है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब फर्टिलाइजेशन आपके बॉडी के अंदर हो रहा हो, यानी कि एग और स्पर्म आपके बॉडी के अंदर जब मिल रहा हो, जब दोनों आपस में मिल रहे हो, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यही तो हमारा फीमेल में होता है, फीमेल के बॉडी में स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलते हैं। आगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स, हैंड्स एक्सेट्रा। अक्सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना, वो एनिमल में देखने को मिलता है। एनिमल मतलब एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी एनिमल में ही आता है। तो एनिमल हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, हैंड्स हो गया, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखता है, यानी कि इनके बॉडी के अंदर स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, तब जाके बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है। लेकिन बेबी के डेवलपमेंट का जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो क्या होता है हमारा? जायगोट। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे, इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। लेकिन ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एनिमल हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। सोचो, मतलब बॉडी के बाहर एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तब जाके बेबी का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, उसको फिर क्या कहेंगे बताइए? जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा उसको क्या कहेंगे? नहीं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो जिस एनिमल में खास करके फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, अक्सर वो फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होगा। मतलब पानी के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, वो वाला जो कि बॉडी से बाहर होता है। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको ह्यूमन में दिख जाएगा, काउ, डॉग, हैन, इन सभी में दिख जाएगा आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बॉडी के अंदर हो रहा होता है बेबी का डेवलपमेंट। लेकिन जिस एनिमल में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, एक्चुअली वो कौन से जगह पे ज्यादा प्रीफर करता हो ना? पानी में। यानी कि पानी एक ऐसा माध्यम है जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन संभव है, मतलब कि बॉडी के बाहर हमारा फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है, पानी के लेकिन अंदर ये चीज होता है, सूखे जगह में ये चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। तो हमारा जो फ्रॉग है, यानी कि जो मेढक अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर नहीं होता है, बल्कि इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, और वो भी पानी में होता है, वाटर में होता है। अब ये किस तरीके से फर्टिलाइज करते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि किस तरीके से फ्रॉग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन जो है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है एग और स्पर्म का आपस में मिलना, ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, काउज में, डॉग्स में, हैंड्स में।
यानी कि स्पर्म एग से जो मिलता है बॉडी के अंदर, खास करके फीमेल बॉडी के अंदर, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन हमने पिछले वाले क्लास में ये भी देखा था कि ऐसे भी फर्टिलाइजेशन है जो कि बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि बॉडी के बाहर भी होता है। और जब भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जब भी बॉडी के बाहर एग और स्पर्म मिलेगा, तो वो कहाँ पे मिलते हैं? ज़्यादातर पानी में। यानी कि वाटर हमारा एक बहुत अच्छा साधन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो बॉडी के अंदर नहीं होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो वैसा ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा फ्रॉग्स के बारे में। यानी कि फ्रॉग जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, इसके लिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इसमें जो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, देखो जब तक एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलेंगे तब तक क्या बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फ्रॉग में देखते हैं कि आखिर बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स। अब ये फ्रॉग और टॉड्स दोनों मेढक का ही हमारा प्रकार होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फ्रॉग तो जानते हैं हम लोग मेढक, सिंपल सा। तो टॉड्स भी हमारा मेढक ही है, लेकिन एक मेल है तो एक फीमेल है हमारा, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो खास करके स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में मेढक ज्यादातर जो है ना अपने तालाब की ओर चल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो टाइम है वो रिप्रोडक्शन का टाइम आ चुका है। तो ये तो तालाब की तरफ चल जाते हैं। आगे, when the male and female come together in water, the female lays 100 of eggs। अब पानी में जाने के बाद मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्रॉग दोनों साथ में आते हैं। साथ में आने के बाद पानी में ही अपने अपने मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्स को जन्म देते हैं वो लोग। याद रखिएगा इस बात को, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों कहाँ चले गए? पहले पानी में चले गए, दोनों एक साथ पानी में चले गए। और फीमेल जो है ना वो अपने हंड्रेड्स ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल वाले फ्रॉग हंड्रेड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल एंड इट्स कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। और ये जो एग प्रोड्यूस किया गया फ्रॉग के द्वारा, फीमेल फ्रॉग के द्वारा, ये एग पूरी तरीके से खुला रहता है। खुला का मतलब हो गया इसको किसी तरीके से कवर नहीं किया जाता फ्रॉग के द्वारा, पूरी तरीके से ओपन रहता है, खुला रहता है। और ये बहुत ही नाजुक रहता है, क्योंकि एग है भाई, मेढक का अंडा है, बहुत ही नाजुक होता है ये, ठीक है। आगे, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। देखो, लेकिन एग के चारों तरफ ना एक जेली लाइक सबस्टेंस जमा हो जाता है। मतलब ये हो गया कि वो जेली ऐसा होता है कि उस एग को पानी में बिखरने नहीं देता, वो एक जगह पे उस सारे एग को होल्ड करके रखता है। कौन? वो जेली लाइक मटेरियल जो वहां पे इकट्ठा हो जाता है एग के चारों तरफ, और उसको उससे वो बचाता भी है कि कोई आके उस हमले पे, उस अंडे पे हमला ना कर दे, ठीक है। आगे, तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग पहली बात तो पानी में उतर जाते हैं। पानी में उतरने के बाद फीमेल वाले जो फ्रॉग होते हैं वो अपने हंड्रेड्स ऑफ एग्स को जन्म देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पानी में, और वो एग बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक। और उस एग के चारों तरफ एक जेली लाइक सबस्टेंस हमारा जमा हो जाता है, जो कि उस एग को एक साथ होल्ड करके रखता है, उसको बिखरने नहीं देता इधर उधर, क्योंकि भाई पानी है ना, कहीं भी बिखर सकता है अंडा, उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। आगे, एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। और जहां पे सारा अंडा एक जगह पे रहता है, वहां पे हमारा एक मेल वाले फ्रॉग जाते हैं और वहां पे वो प्रोड्यूस कर देते हैं अपना स्पर्म। मतलब कि अंडा जमा था, अंडे के ऊपर प्रोड्यूस किया गया हमारा स्पर्म, किसके द्वारा? मेल फ्रॉग के द्वारा, ठीक है। अब चूंकि एग भी हमारे पास है, स्पर्म भी हमारे पास है, अब क्या होता है देखो, each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs. अब क्या होगा, वो जो स्पर्म प्रोड्यूस किया गया था मेल वाले फ्रॉग के द्वारा, वो स्पर्म तैरते तैरते पहुंचता है अंडे के पास। अब आप खुद सोचो, अंडा यानी कि एग स्पर्म के साथ जाके मिल गया, तो यहां से हमारा क्या चालू हो जाएगा? अब बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या देखो, अंडा हर जगह पे आपका तो है नहीं, अंडा एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म है ना, ये पानी में भटकता रहता है, और गलती से भी यदि उस अंडे के साथ जाके ये स्पर्म टकरा गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब कि अब बेबी का डेवलपमेंट तो चालू हो जाएगा।
तो देखो अंडा जो है ना, यानी जो एग है वो एक जगह पर रहता है, वो भटकता नहीं है वो, क्योंकि उसको जेली लाइक सब्सटेंस जो है उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। लेकिन स्पर्म जो है ना वो पानी में भटकता रहता है। लेकिन कभी भी तो एक भी स्पर्म कम से कम आके अंडे से टकराएगा ना। जब वो टकरा गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो बेबी का डेवलपमेंट चालू वहां से। और बेबी का डेवलपमेंट का जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो हमारा कहलाता है जाइगोट, ये आपको पता है। आगे दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि जब अंडा स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये हमारा बताओ कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि बॉडी के बाहर हमारा एग और स्पर्म दोनों मिला, बॉडी के बाहर, तो ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। वही इसमें लिखा गया है फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा। याद रखिएगा फिश भी अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही देते हैं। स्टार फिश भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग के अंदर होता है वो कैसे होता है ये हम लोगों को पता चल गया। अगला हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आप ये समझिए कि ये एम्ब्रियो आखिर होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब स्पर्म अंडे के साथ जाके मिलता है तो बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है, और बेबी के डेवलपमेंट बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसका सबसे इनिशियल स्टेज क्या होता है हमारा, जाइगोट। अब जाइगोट जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ना तो वो हमारा कहलाता है एम्ब्रियो। याद रखिएगा, यानी कि सबसे इनिशियल स्टेज बेबी का हो गया हमारा जाइगोट, उससे थोड़ा सा और वो बढ़ गया तो वो हमारा हो गया एम्ब्रियो। तो वही बारे में देखेंगे कि आखिर एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। देखो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बनता है जाइगोट, यानी कि जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बनता है पहले जाइगोट, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होते होते बन जाता है हमारा एम्ब्रियो। यानी कि सबसे पहला छोटा स्टेज, फिर उससे बड़ा हमारा हो गया तो एम्ब्रियो कहला गया, और एम्ब्रियो से भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो हमारा कहला जाएगा क्या, बताइए, सिंपल सा बताइए, जल्दी बताइए। एम्ब्रियो के बाद फोइटस, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। मतलब कि बेबी का सबसे इनिशियल स्टेज जाइगोट, उससे बड़ा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद होता है हमारा फोइटस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। आगे द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि जैसे हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जैसे हमारा एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो फीमेल के जो यूटरस है, और ये जो हमारा महिलाओं में भी होता है खास करके, तो महिलाओं का जो यूटरस है उस यूटरस में जाके हमारा चिपक जाता है एम्ब्रियो। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो यूटरस वाला पार्ट है उस यूटरस में जाके हमारा एम्ब्रियो चिपक जाता है, सट जाता है, और वहीं पे एम्ब्रियो का साइज धीरे धीरे क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, और लास्ट में 9 महीने के बाद वही एम्ब्रियो किसका रूप ले लेता है, एक कंप्लीट बेबी का रूप ले लेता है। लेकिन वो डेवलपमेंट हो कहाँ पे रहा है बताइए, यूटरस में ही हो रहा है, महिलाओं का जो यूटरस है वहीं पे हो रहा है। आगे द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटरस, यानी कि एम्ब्रियो जो है एक बार जब एम्ब्रियो यूटरस से जाके चिपक गया तो वहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, और 9 महीने तक वो एम्ब्रियो वहीं पे रहता है, और 9 महीने के बाद कंप्लीट बेबी हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन होगा सब हमारा यूटरस में ही। आगे इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो हमारा जो सबसे पहला छोटा पार्ट था जाइगोट, जाइगोट हमारा धीरे धीरे बड़ा हुआ हो गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाके चिपक गया यूटरस से, और वहीं पे हमारा बेबी का डेवलपमेंट चालू हो गया। यानी कि यूटरस ही वो पार्ट है महिलाओं का जहां पे बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जहां पे बेबी का हाथ, पैर, कान, मुंह, दांत, जो भी है, मतलब दांत नहीं, दांत तो जन्म के बाद आता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट आप देखते हो बेबी का, हाथ, कान, नाक, मुंह, ये सब का सब हमारा आता है यूटरस में अंदर, यानी कि यूटरस के ही अंदर हमारा सब बेबी के अंदर आ जाता है। अब ये फोइटस क्या था वो देख लो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोइटस। यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उस एम्ब्रियो को हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह ये सब जब आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फोइटस।
फोइटस का सिंपल सा मतलब समझिए, सबसे छोटा पार्ट हमारा बेबी का जाइगोट, उससे बड़ा एम्ब्रियो और उससे भी बड़ा हमारा फोइटस। अच्छा, फोइटस के बाद फिर क्या होगा हमारा बताइए? फोइटस के बाद तो सिंपल सा कंप्लीट बेबी हमारा, ठीक है, 9 महीने के बाद जो जन्म ले लेगा। आगे, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो जब फोइटस का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है यूट्रस के अंदर, यानी कि बच्चे का जब हाथ पैर नाक कान मुंह सब चीज आ जाता है, उसके बाद मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, तो हमारे पास एक कंप्लीट बेबी दिखता है। फिर क्या कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेन्स। अच्छा, मुर्गी में किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।